तो R-Truth और जॉन सीना का मैच ऑफिशियल फाइनली हो चुका है। ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट भाई स्टील केज मैच में कोलाइड करने वाले हैं। ब्लड लाइन के न्यू मेंबर जेफ कॉब जिनको अब जेसी बुलाया जाएगा, तो भाई उनका भी आज हो चुका है WWE के अंदर इन रिंग डेब्यू। जेकब फातो और सोलो सिकोआ के बीच में भाई जो टेंशंस है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। सो क्या हुआ है आज पूरे स्मैकडाउन के शो पर, करते हैं शो को रिव्यू। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो शो किक ऑफ होता है वो होता है भाई न्यू ब्लड लाइन के साथ, और वहां पर आते हैं सोलो सिकोआ और बताते हैं किस तरीके से जेकब फातो जो है वो यूएस चैंपियन रिटेन कर पाए, क्योंकि उन्होंने जेसी को भाई बुलाया हुआ था वहां पर डेब्यू करने के लिए, और जेसी की वजह से जो है वो समहाउ यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रहे हैं जेकब फातो। और बेसिकली वो वही जो क्रेडिट है वो अपने आप को देना चाह रहे होते हैं इस यूएस चैंपियनशिप के लिए, और भाई इस चीज को बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं जेकब फातो। जेकब फातो एक बार फिर से सोलो सिकोआ के हाथ से जो माइक है वो छीन लेते हैं एंड जेकब फातो बताते हैं भाई कि देखो मैंने पहले ही तुम्हें बोल रखा था कि यूएस चैंपियन तो मैं रहूंगा विद और विदाउट यू, तो भाई उसमें वो क्रेडिट जो है वो तुम्हारा नहीं है, तुम वर्ड जो है वो ट्विस्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली में जो क्रेडिट है वो उन्हीं का ही है। तो बेसिकली सिंपल सी चीज है, सोलो सिकोआ एक तरफ बोल रहे हैं भाई कि क्रेडिट मेरे को जाता है कि तेरे पास यूएस चैंपियनशिप, और जेकब फातो इसका उल्टा बोल रहे हैं कि भाई नहीं, तेरी वजह से नहीं हूँ, मैं अपनी वजह से हूँ यूएस चैंपियन। और उसके बाद फिर सोलो सिकोआ ये भी बोलते हैं भाई तू वो क्या बोला करता था मेरे को कि आई लव यू करके, क्या बोला करता था तू बहुत पहले। फिर जेकब फातो उसका रिस्पॉन्स करते हुए बोलते हैं कि आई लव यू सोलो, एंड उस इंटेंसिटी के साथ नहीं था ऑफकोर्स जिस तरीके से वो पहले बोला करते थे। बहुत मीम्स भी बनते थे इसके ऊपर उनके, जिस तरीके से वो आई लव यू सोलो बहुत ज्यादा बोला करते थे हाथ जोड़कर, बहुत ही ज्यादा लाउड और इंटेंसिटी के साथ। तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं बोला उन्होंने, यहाँ पर बहुत ही हल्के से उन्होंने बोला। एंड भाई सोलो बोलते हैं नहीं भाई ऐसे तो नहीं बोलता था, तू तो बहुत ही अलग तरीके से बोलता था। एंड फिर वहां पर हल्का सा पुल बोल लो, मतलब सोलो सिकोआ ने किया वहां पर जेकब फातो को, और जिसकी वजह से जेकब फातो भाई पिस्ड ऑफ हो गए एंड उन्होंने अपना जो चश्मा है भाई वहां पर उतारा और लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है, बट वहां पर LA नाइट का म्यूजिक हिट हो जाता है। LA नाइट आते हैं एंड पीछे से आकर वो अटैक करते हैं, और अटैक करके फटाफट वहां से भाग भी जाते हैं। मतलब एक बंदे को ऊपर अटैक किया उन्होंने जो कि ऑफ कोर्स जेसी थे, जिनकी वजह से वो लास्ट वीक मैच हारे थे, तो उनको उन्होंने मतलब हल्का सा अटैक करके जो वो वहां से वो भाग गए, एंड बाकी के जो मेंबर्स थे भाई वो उनको देखते ही रह गए। अब ये सेगमेंट यहाँ पर ओवर हो जाता है, बट उसके बाद हम शो पर आगे देखते हैं कि सोलो सिकोआ का एक मनी द बैंक क्वालिफाइंग मैच भी था, जो कि था जिमी यूसो और रे फिनिक्स के अगेंस्ट, एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पर हम क्या देखते हैं कि सोलो सिकोआ एट द एंड मैच को जीत जाते हैं। ऑफ कोर्स वहां पर इंटरफेरेंस वगैरह भी देखने को मिलती है जेसी की, जिसकी वजह से सोलो इस मैच को जीत जाते हैं, वो वहां पर क्वालिफाई कर जाते हैं। बट एक बार फिर से हम LA नाइट की तरफ से अटैक देखते हैं, LA नाइट फिर से पीछे से आते हैं कहीं से, और वो फिर एक बंदे के ऊपर अटैक करके वहां से भाग जाते हैं, और फिर वहां पर निक एल्डिस आ जाते हैं वहां पर, और समहाउ LA नाइट भी वहां पर जो है चेयर वेयर उठाकर जो वो खड़े हो जाते हैं अनाउंसर टेबल पर, एंड जो बाकी के ब्लड लाइन मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए मतलब जा ही रहे होते हैं, बट उनके पास क्योंकि चेयर होती है तो वो कर नहीं पाते हैं उनके ऊपर अटैक। एंड निक एल्डिस आते हैं, निक एल्डिस बोलते हैं भाई तू बार बार ऐसे ऐसे करके मतलब अटैक कर रहा है, और जेसी को भी बोलते हैं भाई तुझे ज्यादा मतलब इंटरफेयर करने का शौक है दूसरों के बिजनेस में, तो वो इनका मैच जो है वो ऑफिशियल कर देते हैं उसी वक्त। और उसके बाद दोनों के बीच में हमें एक मैच देखने को वहां पर मिलता है। जेसी का ये ऑफिशियली इन रिंग डेब्यू था, तो काफी जो आंखें थी भाई उनके ऊपर थी, एंड ये मैच भाई लिटरली बहुत ज्यादा लंबा गया। मतलब ये मैच लगभग 15 मिनट का था, और ये मैच इतना लंबा मुझे नहीं पता कि क्यों WWE ने किया, स्पेशली जब कोई नया बंदा आया है और वो भी ऐसा बंदा है जो कि काफी हट्टा कट्टा है, तो उसको इतना ज्यादा टाइम देना रिंग में आई थिंक थोड़ा सा गलत आइडिया था। ये ज्यादा ही लंबा मैच चला गया था, और बीच बीच में बहुत ज्यादा स्लो भी था, तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि बोरिंग मैच था। वैसा नहीं था कि कोई बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग या बहुत ज्यादा मजा आ गया हो। नॉट सेइंग कि जेसी की परफॉर्मेंस खराब थी, बट हाँ ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि भाई मतलब अलग ही टाइप की उन्होंने कुछ कर दी। एक आधे मूव्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे उनके, बट स्टिल इट वाज एन एवरेज मैच, और आई थिंक अगर मैच की जो लेंथ है अगर वो छोटी रखते WWE तो शायद ये बेटर होता, बट बहुत ज्यादा लंबा मैच हो गया था, और बीच बीच में बहुत ज्यादा स्लो भी हो गया था। तो अभी जेसी के लिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा उनकी इन रिंग एबिलिटी पे, आई थिंक अभी थोड़ा और देखना चाहिए उनको, एंड उसके बाद ही फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से वो निकल कर आते हैं। हालांकि अभी तक जितना देखा है बहुत ज्यादा मुझे कोई प्रॉमिसिंग नजर नहीं आया, बट स्टिल लाइक आई सेड कि अभी मैं उतना ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और देखें इनको, और तब हम अपना कोई अच्छा सा ओपिनियन दें इनके बारे में। फिलहाल ये मैच ऑब्वियसली जेसी जीत जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका डेब्यू था, बट LA नाइट को वीक भी नहीं दिखाया, इंटरफेरेंस वगैरह के साथ जीते हैं वो, तो एक अच्छा डेब्यू कह सकते हैं उनके लिए, मतलब कि हाँ भाई विक्ट्री उनको मिली है, वो भी LA नाइट जैसे स्टार के सामने, तो उनके लिए तो एक अच्छा डेब्यू ही मैं मानूंगा। और हाँ मैच खत्म होने के बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हो सोलो सिकोआ और जेकब फातो एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली यार ये पिक्चर ही आपको क्लियरली बता सकती है कि टेंशंस तो है भाई दोनों के बीच में, एंड क्लियरली दिख रहा है कि WWE प्लान कर रही है यहाँ पर एक बड़ा मैच। तो देखते हैं क्या सोलो सिकोआ मनी द बैंक जीतेंगे, मतलब क्योंकि क्वालिफाई वो कर चुके हैं, और हो सकता है कि भाई WWE उनको ब्रीफकेस जितवा दे, और फिर वो भी एक रीजन बने जेकब फातो और सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन में। हालांकि अगर वो नहीं भी बनते हैं तो यूएस चैंपियनशिप तो है ही जो जेकब फातो के पास,
पास, तो वो ऑब्वियसली एक बड़ा रीजन है। तो देखते हैं WWE स्टार्ट किस तरीके से करेगी, क्योंकि यहाँ पर दिखा तो दिया है कि दोनों के ओपिनियंस बहुत ज्यादा अलग हैं। अब जेकब फातो सोलो को उतना प्यार नहीं करते हैं, उस तरीके से नहीं करते हैं जितना पहले करते थे, और वो क्रेडिट अपने आप को देना चाहते हैं, जबकि एट द अदर हैंड सोलो सिकोआ अपने आप को क्रेडिट देना चाहता है जेकब फातो की सक्सेस का। तो देखते हैं WWE कब ये ट्रिगर पुल करने वाली, बिकॉज मजा तो आने वाला है इस स्टोरी लाइन में। इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस भी भाई क्वालिफाई कर जाती है मनी इन द बैंक के लिए, क्योंकि उन्होंने चेल्सी ग्रीन और मिशियन को हरा दिया आज एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। और चेल्सी ग्रीन की हार मुझे सरप्राइजिंग लगी। ऑफ कोर्स मैं चाहता था एलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई करे मनी इन द बैंक के लिए, बट इक्वली मैं ये भी चाहता था कि चेल्सी ग्रीन भी करे। तो ये मैच ही पहली बात गलत गया, क्योंकि चेल्सी ग्रीन का होना आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी था मनी इन द बैंक में। क्योंकि अगर आप मैच से पहले मेरे से पूछते, मतलब ये वाले मैच को ऑफिशियल करने से पहले, किस साल का मैच कौन जीतेगा मनी इन द बैंक का, तो मैं शायद वहां पर चेल्सी ग्रीन को पिक कर देता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद चेल्सी ग्रीन जीत सकती है मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस इस बार, और वो तो क्वालिफाई ही नहीं करी है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज है। आई थिंक मैच में उनको करना था WWE को, क्योंकि इससे इनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर आप किसी और को भी जिताने वाले होते तो फिर भी फैंस अज्यूम करते कि शायद चेल्सी ग्रीन जीत सकती है। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा ऐसे सुपरस्टार्स हमें मैच में देखने को मिल जाते हैं जिनके चांसेस जीतने के ज्यादा है या फिर लोग मान रहे हैं, तो उससे मैच थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ज्यादा हो जाता है। तो चेल्सी ग्रीन का ना होना डिसअपॉइंटमेंट, बट हाँ एलेक्सा ब्लिस डिजर्व करती थी, तो वो क्वालिफाई कर चुकी है। एंड साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के बीच में। अब वो क्या है ये अज्यूम करना फिलहाल तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस ऐसे दिखा रही है कि भाई तू तो मेरी फ्रेंड है, तूने मेरी हेल्प करी थी NXT के अंदर, और उधर शार्लेट भाई बिल्कुल भी उनके साथ बिजनेस कुछ भी करने का चाह नहीं रही है, तो वो उधर से डिनाई कर रही है। अब आई डोंट नो WWE यहाँ पर करना क्या चाह रही है, क्या ये दोनों कुछ पेयर अप करके करने वाले हैं, या फिर जिसके ज्यादा मुझे लग रहे हैं चांसेस कि इसकी वजह से शायद इनके बीच में एक फ्यूड स्टार्ट होगी, और शायद वो एक रीजन भी बन सकता है YH6 के अंदर एलेक्सा ब्लिस का एज लीडर बन के आना। तो हो सकता है उस फ्यूड के दौरान हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। तो लेट्स सी, अज्यूम करना, हालांकि हम आइडिया लगा रहे हैं छोटे मोटे, बट ये हो सकता है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स ही कर दे WWE को, जो हम अज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि मतलब YH6 और शार्लेट का कोई लेना देना भी नहीं है, और एलेक्सा और शार्लेट का भी कुछ पास्ट में कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है। ऑफ कोर्स दुश्मनी रही है, बट कोई वैसा नहीं रहा है सीन इनका फ्रेंडशिप वगैरह जो यहाँ पर यूज करे WWE। तो देखते हैं WWE क्या यहाँ पर पका रही है। अब एक बैक स्टेज इंटरव्यू भी हमें देखने को मिलता है आज R-Truth का, जो कि वेड बैरेट ले रहे होते हैं। तो वेड बैरेट R-Truth से पूछते हैं कि भाई जॉन सीना ने तेरे साथ ऐसा किया, मतलब उसने तेरे को अनाउंसर टेबल पे पटक दिया, तू तो उसको ये मानता था वो मानता था, जबकि तूने जॉन सीना की हेल्प करी थी बैकलैश में रैंडी ऑर्टन को हराने के लिए, अदरवाइज उसको तो भाई पंट किक पड़ रही थी रैंडी ऑर्टन से। यहाँ पर तो R-Truth तो पहले ये बोलते हैं भाई देखो मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं करी है, वो अपने आप से जीता है। एंड उस दिन जो अनाउंसर टेबल पर मेरे को पटका ना, वो भाई जॉन सीना नहीं था, वो तो कोई और था। जॉन सीना जो है ना भाई, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता था। जो उनको प्यार करते हैं उनके साथ जॉन सीना कभी ऐसा नहीं कर सकता था। तो वो मतलब बोलते हैं भाई वो तो कोई और ही है, बट स्टिल अगर ये वाली सीन है तो फिर मैं उसको फाइट करूंगा। एंड फिर ऑफ कोर्स ये सारी जो चीज हो रही होती है ये उनके और जॉन सीना के मैच को ऑफिशियल करने के लिए हो रहा था, जो कि WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करने वाली है ना। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि क्या ही WWE कर रही है, मतलब जॉन सीना की डेट को वेस्ट किया जा रहा है R-Truth के लिए, जबकि R-Truth के लिए तो चलो ठीक ही है, उसके लिए तो विन एंड विन सिचुएशन है, बट एट द अदर एंड जॉन सीना का लास्ट ईयर है, वहां पर हमें और बड़े बड़े मैचेस देखने थे। तो एक पेपर व्यू में आप यूज कर रहे हो, जॉन सीना की डेट्स भी खराब हो रही है एंड एक मैच भी खराब हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इसकी जरूरत थी नहीं। हाँ अगर कुछ अलग ही हो जाए वहां पर, मैच में कोई रिटर्न हो जाए किसी की, कोई इंटरफेरेंस कोई ऐसी हो जाए जिससे कोई फ्यूड स्टार्ट हो जाए, अगर वैसा कुछ है तो फिर तो आई वोंट माइंड, बट अगर एक नॉर्मली मैच करा रहे हो तो मैं बोलूंगा कि भाई आपने जॉन सीना की एक डेट वेस्ट करी है, इसकी जरूरत थी नहीं टू बी ऑनेस्ट। इसके अलावा डेमियन प्रीस्ट चैलेंज कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को एक स्टील केज मैच के लिए। तो मैकिंटायर आते हैं, प्रोमो कट करते हैं एंड मैकिंटायर वहां पर बोलते हैं कि मैंने उसको रेसलमेनिया में हरा दिया था, बट ये फिर भी बार बार जो है वो मेरे बिजनेस पे टांग अड़ा रहा है। अगर ये नहीं आता मेरे मैच में इंटरफेयर करने के लिए तो भाई मैं आज ग्रैंड स्लैम चैंपियन होता। एंड वो बताते हैं बैकलैश में किस तरीके से इसने मुझे पटका एंड ऑल। तो उन सारी चीजों की वजह से भाई अब मुझे इसको बताना पड़ेगा, इस बिजनेस को एंड करना पड़ेगा, इसके साथ जो है वो सारी चीज खत्म करनी पड़ेगी। एंड वो एक्सेप्ट करते हैं स्टील केज वाले मैच के लिए, और वो बताते हैं कि भाई उस मैच में एक ही बंदा स्टील केज से बाहर आ पाएगा, क्योंकि दूसरे वाले को तो भाई स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस मैच को वो हाइप्ड अप करते हैं। आई थिंक मैं तो एक्साइटेड हूं इस मैच के लिए। हालांकि रेसलमेनिया में नहीं था मैं, क्योंकि वो अलग स्टेज थी, रेसलमेनिया था और ये एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, तो यहाँ पर तो आई वोंट माइंड इस तरीके का मैच। और मैंने यही चीज बोली थी तब भी कि रेसलमेनिया के लिए ये मैच थोड़ा ड्रू मैकिंटायर के लिए छोटा है, बट बाकी पेपर व्यूज में आप एनी टाइम करा सकते हो ये मैच, तो यहाँ पर तो आई वोंट माइंड। और स्टील के स्टिपुलेशन है तो आई थिंक मजा आएगा, जिस तरीके से फ्यूड है दोनों की, तो कुछ ना कुछ केओस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आई वांट कि भाई मैकिंटायर इस मैच को जीते। आई डोंट नो, बट मैकिंटायर को हारते भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं, वो भी डेमियन प्रीस्ट से, टू बी ऑनेस्ट। नथिंग अगेंस्ट प्रीस्ट, बट इस वक्त भाई मैकिंटायर को हरवाना विल बी अ रॉन्ग चॉइस। ऑल्दो प्रीस्ट के लिए विक्ट्री बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है, अलग स्टार बन सकते हैं ऑल, बट स्टिल यार जो भी रीजन दे दो, बट भाई मैकिंटायर को हारते हुए देखना ही नहीं है इस पॉइंट पे। बाकी मेन इवेंट में आज नाया जैक और ट्रिफनी स्ट्रैटन का मैच भी था चैंपियनशिप के लिए, जिसको ट्रिफनी स्ट्रैटन ऑब्वियसली जीत जाती है, रिटेन कर लेती है अपनी चैंपियनशिप को। उनके
फिनिशर से नाया जैक ने किकआउट भी किया, जो कि आई थिंक हाईलाइट था शो का, बिकॉज क्योंकि उनके फिनिशर से आज तक किसी ने किकआउट नहीं किया और कमेंटेटर ने भाई ये चीज बोली भी वहां पर। नेओमी भी आती है मैच में इंटरफेयर करने के लिए, बट से पहले वो इंटरफेयर करती है, उनको जेड कारगिल ने साइड कर दिया एंड टिफनी स्ट्रैटन जो है वो फाइंड अ वे टू रिटेन द चैंपियनशिप। सो लेट्स सी आगे किस तरीके का माहौल बनने वाला है इस चैंपियनशिप के लिए भी। बाकी यही सब था मेजर चीजें जो शो पर हुई। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अपने थॉट्स बताओ भाई जॉन सीना R-Truth वाले मैच के बारे में कि क्या सही मैच है या फिर नहीं है, आपके क्या ओपिनियन है बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।